स्वागत है आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। तो आज के एंशियंट इंडिया हिस्ट्री के लेक्चर में हम मगध डायनेस्टी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने वैदिक पीरियड और उससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखा था। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, वो अवेलेबल है। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकन दबा दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मगध डायनेस्टी यानी कि जो मगध साम्राज्य था एंशिएंट इंडिया का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये है मगध डायनेस्टी जब थी भारत में, तो 16 महाजनपदा जो थे इनके बारे में जो मैप है वो इस तरह था। तो ये प्रदेश थे, जैसे कि यहाँ पे कंबोज है, यहाँ पे गांधार, कुरु, कोसल, मल्ल, काशी, और ये जो प्रदेश है ये मगध आता है। ठीक है, तो ये है वो मगध है, यहाँ तक का जो रीजन है वो। ठीक है, तो इसके अलावा अंग, वज्जी, अवंती, चेतीय, असक, ऐसे 16 महाजनपदों में भारत विभक्त हो गया था। तो अंत में जो है कुछ जो इसमें जो शक्तिशाली राज्य थे वही बचे थे, और उनसे भी जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य थे वही आगे जाकर राज्य में बढ़ गए। तो ये जो मगध है इन सब में ज़्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, यहाँ पे असक आता है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट। ये है मगध डायनेस्टी का मैप। तो एंशियंट इंडिया में मगध इस तरह था, इसका लोकेशन हम देख सकते हैं। ये जो प्रदेश है ये पूरा मगध साम्राज्य था शुरुआती में। ठीक है, इसके बाद वो पूरे भारत में एक्सपांड हो गया था। तो राइज ऑफ मगध, तो हम देखते हैं द 4 महाजनपदा मगध, कौशल, अवंती और वत्स, ये जो 4 है ये ही सुप्रीमेसी जो महाजनपद है उसमें बच गए थे। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो एम्पायर थे वो यही बच गए थे, और बाकी के जो महाजनपद थे वो इसमें सम्मिलित हो गए थे, और इसके बाद मगध साम्राज्य का उदय हुआ था। तो मगध का प्रारंभिक इतिहास जानने के लिए हमारे पास जो कुछ पर्याप्त स्रोत नहीं है, लेकिन कुछ पुराने सिंहली इतिहास है श्रीलंका का, सिंहली, उससे हमको मिलते हैं बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं मगध साम्राज्य के बारे में। ठीक है, सिंहली जिसको श्रीलंका का इतिहास जिसमें हमको मिलता है, तो उसमें हमको मगध साम्राज्य के बारे में बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। तो मगध राज्य की पृष्ठभूमि की रूपरेखा का हमको पता चलता है। इसके बारे में के.एस. नेगी, ये जो इतिहासकार है, इनका कहना है कि मगध का प्रारंभिक इतिहास विवाद, अप्रामाणिकता और अनिश्चितता से कारण ढका हुआ है, और डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी का मत है कि हर्यक वंश के बिंबिसार से पूर्व मगध का इतिहास अंधकार में डूबा हुआ है। इस तरह 2 इतिहासकारों ने मगध के बारे में कहा है। तो मगध साम्राज्य का जो उदय हुआ था या फिर जो उसका बहुत सारा एक्सपांशन हुआ था, इसके लिए कुछ रीजंस थे। तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स उसके लिए थे कुछ रिस्पॉन्सिबल। तो मगध है वो लोकेटेड कहाँ था? अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ गंगेटिक वैली। तो मगध का जो लोकेशन है वो अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ गंगेटिक वैली था, तो वो बहुत प्रोटेक्टेड था। इट वॉज लोकेटेड ऑन द मेंटेन रूट बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट इंडिया। तो जो मेनलैंड रूट था बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट इंडिया का, यहाँ पे भी इसका लोकेशन था, तो इसकी वजह से भी बहुत फ़ायदा मिल गया था मगध को। इसके अलावा द एरिया हैड फर्टाइल सॉइल, वहाँ की जो ज़मीन थी बहुत उपजाऊ थी, फर्टाइल सॉइल थी। इसके अलावा इट हैज़ ऑल्सो रिसीव इनफ रेनफॉल, यानी कि जो बारिश होता था उस प्रदेश में वो भी बहुत अच्छी तरह से होता था। मगध वॉज इनसर्कल बाय रिवर्स ऑन 3 साइड्स। इसके अलावा मगध का जो साम्राज्य है वो रिवर्स से इन सर्कल था, 3 रिवर से, वो थी गंगा, सोन और चंपा। कौन कौन सी नदियाँ थी? गंगा, सोन और चंपा। इनकी वजह से मगध क्या होता, इन सर्कल, इनको संरक्षण मिला था, ऑटोमेटिकली नेचुरली मिला था। तो इस तरह वो क्या थे, एनिमीज से अपने प्रोटेक्टेड रहते थे। ठीक है, और
राजगिरी एंड पाटलिपुत्रा ये भी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे वहाँ पे अवेलेबल थे। तो इस तरह मगध का जो बहुत सारा एम्पायर बढ़ गया था, इसके रीज़न जो कॉजेस है वो यही थे। फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स कुछ है, तो मगध हैड ह्यूज कॉपर एंड आयरन डिपॉजिट। तो मगध साम्राज्य में बहुत सारे कॉपर और आयरन के जो डिपॉजिट्स है वो मिले थे। इसके अलावा बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन इट कुड इजीली कंट्रोल ट्रेड, यानी कि इस तरह मगध का जो लोकेशन था नदियों के साथ या फिर जो मुख्य रास्ते थे जो अन्य राज्यों से जोड़ते थे, इसी वजह से उनका जो व्यापार था वो इजीली कंट्रोल हो जाता था। ठीक है, समझ में आ गया। हैड लार्ज पॉपुलेशन विच कुड बी यूज फॉर एग्रीकल्चर। मगध साम्राज्य का जो पॉपुलेशन था वो भी बहुत था, यानी कि जो उनकी लोक संख्या थी वो भी बहुत ज़्यादा थी, लार्ज पॉपुलेशन था, विच कुड बी यूज फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी खेती के लिए उनका उपयोग किया जाता। इसके अलावा माइनिंग, बिल्डिंग सिटीज एंड इन द आर्मी। इस तरह उनके पास लोगों की पर्याप्त संख्या थी कि जो एग्रीकल्चर, माइनिंग, बिल्डिंग सिटीज एंड इन द आर्मी में वो यूज कर सकते। ठीक है, और जनरल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल एंड द रूलर्स हैज द मेजॉरिटी ऑफ गंगा मीन इकोनॉमिक हेजेमनी, यानी कि जो गंगा के प्रदेश में वो लोग थे इस वजह से बहुत सारा उनको लाभ भी मिला था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो किंग थे मगध में, बहुत सारे शक्तिशाली किंग हुए थे, जैसे कि बिम्बिसार, ये भी मिल गए थे। तो इसी वजह से मगध का उदय सबसे ज़्यादा हो गया था। चंपा ये जो रिवर है बहुत इम्पोर्टेंट रिवर थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका और साउथ इंडिया के साथ मगध का संबंध ज़्यादा आ गया और उनके साथ उन्होंने अच्छी तरह से व्यापार भी किया था। ठीक है, तो ये जो चंपा रिवर है इसकी वजह से भी मगध को बहुत सारा फायदा हो गया था, इस रिवर की वजह से व्यापार करने के लिए। ये इकोनॉमिक फैक्टर्स है, इकोनॉमिक फैक्टर है जिनकी वजह से मगध को बहुत सारा उपयोग हुआ था राइज होने के लिए। फिर कुछ सांस्कृतिक रीजन थे जिसको हम कल्चरल फैक्टर्स कह सकते हैं, कि मगधन सोसाइटी हैड ए अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर, हैड अ गुड मिक्स ऑफ आर्यन एंड नॉन आर्यन पीपल्स, यानी कि जो समाज था वो मिक्स था आर्यन पीपल से और नॉन आर्यन पीपल से, ज़्यादातर भेदभाव नहीं था, गुड मिक्सचर ऑफ आर्यन एंड नॉन आर्यन पीपल्स था। इमर्जेंस ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म लेड टू द इवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ फिलोसफी एंड थॉट्स, यानी कि मगध साम्राज्य के जब मगध का उदय हो रहा था इसी दौरान भारत में जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ये ऐसे दोनों महान धर्मों का इवोल्यूशन हुआ था और जिनके तत्वज्ञान और विचार जो थे वो समाज के लिए हितकारक थे और इसी वजह से भी समाज में बहुत सारी क्रांति हो गई थी और इसका फायदा मगध साम्राज्य को मिला था। इसी की वजह से जो लिबरल ट्रेडिशन है वो भी समाज में आ गई थी। सोसाइटी वॉज नॉट टू मच डोमिनेटेड बाय द ब्राह्मणास एंड मेनी किंग ऑफ मगध जो थे वो लो ओरिजिन से बिलोंग करते थे। सोसाइटी को डोमिनेटेड नहीं किया गया था ज़्यादातर ब्राह्मणों की वजह से, और जो मगध के जो राजा थे, ज़्यादातर जो शक्तिशाली राजा थे, उनका जो ओरिजिन है उन राजाओं का वो क्या था, लो ओरिजिन था। उन राजाओं का जो ओरिजिन है वो लो ओरिजिन से वो बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ये इस तरह के कुछ कल्चरल फैक्टर्स थे। पॉलिटिकल फैक्टर्स अगर हम देखते हैं मगध के राइज के बारे में, तो मगध वॉज लकी टू हैव मेनी पावरफुल एंड एम्बिशियस रूलर्स। मगध साम्राज्य है बहुत लकी साम्राज्य है क्योंकि उसको बहुत सारे पावरफुल एंड एम्बिशियस रूलर्स मिले, जैसे कि बिम्बिसार, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इन जैसे बहुत सारे शक्तिशाली राजाओं की वजह से भी मगध साम्राज्य क्या है, एक प्रकार का लकी राज्य है। ठीक है, दे हैड स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी। सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी थी, यानी कि जो पैदल सैनिक थे, जिनका सबसे पहले जो इस्तेमाल है मगध साम्राज्य में किया था आर्मीज का, इसके इसी वजह से भी मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बहुत हो गया था। अवेबिलिटी ऑफ आयरन, या फिर यहाँ पे क्या मिला था हमको, आयरन, यानी कि लोह ज़्यादा प्रमाण में मिला था। इसी वजह से जो एडवांस वेपनरी थी, यानी कि जो आधुनिक शस्त्र थे, वो भी ज़्यादा बनाए गए थे मगध साम्राज्य के में,
तो इसी वजह से क्या हो गया था, युद्ध में इनको भारी लाभ हो गया था उन शस्त्रों का। दे वेर ऑल्सो द फर्स्ट किंग टू यूज एलिफेंट इन द आर्मी। मगध के जो राजा थे वो पहले राजा थे जिन्होंने एलिफेंट्स यानी कि हाथियों का उपयोग किया था अपनी सेना में। द मेजर किंग्स ऑल्सो डेवलप अ गुड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। बहुत सारे किंग है, उन्होंने जो राज्य चलाने की प्रथा थी उनकी जो सिस्टम थी वो बहुत अच्छी तरह से चलाई थी। मेजर किंग्स हैव डेवलप गुड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, तो मगध साम्राज्य के बारे में हमको अगर पढ़ना है तो हमको 3 डायनेस्टी के बारे में पढ़ना पड़ता है, हर्यक वंश, बृहद्रथ वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हर्यक वंश या फिर हरण्यक वंश भी इनको कहा जाता है। हरण्यक डायनेस्टी के बारे में सबसे देखते हैं। तो जो मेजर मगध साम्राज्य में इस वंश के जो मेजर किंग हो गए थे वो है सबसे पहले बिंबिसार। बिंबिसार के बाद आते हैं उनके बेटे अजातशत्रु और आते हैं उदयन। ठीक है, तो बिंबिसार का लाइफ स्पैन था 558 बीसी टू 491 बीसी और अजातशत्रु का था 492 बीसी टू 462 बीसी। ठीक है, उदयन का जो टाइम स्पैन है उसके बारे में इतिहासकारों के पास लिखित स्वरूपित उसकी जो एक्चुअल डेट्स है वो नहीं है, इसके लिए वो हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन इनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिंबिसार 558 बीसी टू 491 बीसी। तो ये कौन थे, सन ऑफ भट्टिया। ये एक भट्टिया, इनके पिता का नाम भट्टिया था। वो मगध को उन्होंने रूल किया था 544 बीसी टू 593 बीसी। कंटेम्पररी एंड फॉलोअर ऑफ द बुद्धा। ये कौन थे, जो बुद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, इनके वो फॉलोअर थे। ऑल्सो सेड टू बी एडमायर ऑफ महावीर। इसके अलावा जो जैन धर्म के संस्थापक थे वर्धमान महावीर, इनके भी वो कौन थे, अनुयायी थे। इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ पे बनाई थी, तो गिरिवराज राजगृह में बनाई थी। इनको श्रेणिया भी कहा जाता है। बिंबिसार का दूसरा नाम क्या है, श्रेणिया। इनको श्रेणिया भी कहा जाता है बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट किंग टू हैव स्टैंडिंग आर्मी। जो हमने देखा अभी अभी कि जो स्टैंडिंग आर्मी का जो सबसे पहले इस्तेमाल किया था वो किन्होंने किया था, बिंबिसार ने ही किया था। ठीक है, तो स्टैंडिंग आर्मी का इस्तेमाल बिंबिसार ने किया था, इसी वजह से इनको श्रेणिया या फिर सैनिया भी कहा जाता है। अदरवाइज उन्होंने एक दूसरा भी एक पॉलिटिकल नीति अपनाई थी, इसको कहते हैं मैट्रोमोनियल अलायंस, यानी कि जो दूसरे राज्य है उनके साथ वैवाहिक संबंध बनाना। ठीक है, इसी को कहते हैं मैट्रोमोनियल अलायंस। इनकी शुरुआत इन्होंने ही की थी, इसकी वजह से इनकी जो पॉलिटिकल पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग हो गई थी। उनकी 3 पत्नियां थी, 3 वाइफ्स थी इनकी। इसका नाम था कौशला देवी, जो कि कौशल किंग थे, कौशल किंग उनकी डॉटर थी। एंड सिस्टर ऑफ कौशल नरेश प्रसन्नजीत, जो प्रिंस थे कौशल के प्रसन्नजीत, इनकी वो बहन थी। इसके बाद उनकी दूसरी पत्नी थी छेलना, जो कि डॉटर ऑफ लिच्छवी चीफ ऑफ वैशाली। वैशाली के जो लिच्छवी के चीफ थे इनकी बेटी थी छेलना, इनके साथ बिंबिसार ने विवाह किया था। और उनकी तीसरी पत्नी का नाम था खेमा। ठीक है, जो कौन थी, डॉटर ऑफ द किंग मोदरा, जो कि पंजाब के थे, इनकी वो लड़की थी। ठीक है, तो फॉलो पॉलिसी कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपांशन, उन्होंने कॉन्क्वेस्ट और एक्सपांशन की पॉलिसी को फॉलो किया था। ठीक है, तो उन्होंने अंग, ये जो प्रदेश है इसको भी अपने साम्राज्य में मिलाया था। उनके पास बहुत इफेक्टिव एंड एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी। ठीक है, इसी वजह से जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था इसीलिए ये भी रिस्पॉन्सिबल थी, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी। ठीक है, वो समझ में आ गया बिंबिसार के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ये बिंबिसार के पुत्र थे। अजातशत्रु, इनका जो लाइफ स्पैन है वो 492 बीसी टू 460 बीसी तक था। ठीक है, ये इनका एक काल्पनिक चित्र है। तो बिंबिसार और उनकी जो पत्नी थी छेलना, इनके पुत्र थे अजातशत्रु। ठीक है, और इन्होंने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन को प्राप्त किया था। ही किल हिज फादर एंड बिकम रूलर, और इन्होंने बुद्धिज्म को वो फॉलो करते थे। ठीक है, ही कन्वेंटेड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हो गई थी, उसमें जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी, ठीक है,
जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है वो अजात शत्रु ने आयोजित की गई थी। उसका जो पैट्रॉन था वो अजात शत्रु था। ठीक है, और उन्होंने वो राजगृह में आयोजित की थी आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा इन 483 BC में। ठीक है, और उन्होंने 2 युद्ध किए थे महत्वपूर्ण अपने जीवन काल में, कोसला और वैशाली, यानी कि कौशल के साथ उन्होंने एक युद्ध किया था और एक युद्ध है इन्होंने वैशाली के साथ किया था। ठीक है, तो इस प्रकार के इन्होंने 2 युद्ध किए थे। अब हम देखते हैं अजात शत्रु के बाद जो नेक्स्ट आते हैं उनके पुत्र, इनका नाम है उदयन। ठीक है, उदयन के बारे में देखते हैं। तो उदयन कौन थे? ही वॉज द सन ऑफ, अजात शत्रु के पुत्र थे, और इन्होंने क्या किया था, राजधानी को क्या, पाटलिपुत्र यानी अभी का पटना बना दिया था। ठीक है, तो लास्ट मेजर हरण्यक जो रूलर है वो उदयन है, और इन्होंने 3 राजाओं के साथ युद्ध किया था, अनिरुद्ध, मंद और जो है नागदशक। इन 3 राजाओं के साथ इन्होंने महत्वपूर्ण युद्ध किया था और उनको हराया था, और हरण्यक वंश के ये आखिरी राजा थे। ठीक है, उदयन। इसके बाद हम देखते हैं शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग वंश जिसको कहा जाता है, शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी। तो ये जो शिशुनाग है ये पहले शिशुनाग वंश के संस्थापक, वो वाइसरॉय थे काशी के, और उसके बाद वो किंग बन गए मगध के। ठीक है, तो कैपिटल वाज गिरिव्रज। इनके टाइम उन्होंने कैपिटल क्या किया था, गिरिव्रज को कैपिटल बनाया था। इन्होंने अवंती को जीता था, और बहुत युद्ध किया था उन्होंने, मगध और अवंती के बीच में हुआ था, और उन्होंने अपनी जो राजधानी है वो वैशाली शिफ्ट कर दी थी। ठीक है, यानी कि जो पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी उससे उन्होंने वैशाली बना दी थी। इसके बाद आता है कालाशोक, जो कि शिशुनाग के पुत्र थे। कालाशोक शिशुनाग के पुत्र। तो कालाशोक शिफ्टेड द कैपिटल टू पाटलिपुत्र। उन्होंने आगे क्या किया, वैशाली से राजधानी पाटलिपुत्र को स्थलांतरित किया था, और इन्होंने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित किया था वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली। इन्होंने जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो वैशाली में आयोजित किया था कालाशोक ने। समझ में आ गया? ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। ही वॉज किल्ड इन अ पैलेस रिवोल्यूशन दैट ब्रॉड द नंद डायनेस्टी, या फिर इसके बाद उनकी क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी, और भारत मगध में कौन सा वंश की स्थापना हो गई थी, नंद वंश की, या फिर नंद डायनेस्टी की। ठीक है, हम देख सकते हैं यही नंद डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी है, नंद साम्राज्य है, मगध साम्राज्य का जो नंद वंश है, उन्होंने मगध साम्राज्य को भारत में इस तरह इतना फैला दिया था। हम देख सकते हैं मैप में, तो ये जो पूरा प्रदेश था वो मगध साम्राज्य था, और तो उस वक्त मगध के गद्दी पे कौन से वंश के राजा थे, तो नंद वंश के राजा थे। ठीक है, पूर्ण ये भारत इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। तो देयर वाज द फर्स्ट नॉन क्षत्रियन डायनेस्टी। ये कौन थे? नॉन क्षत्रियन डायनेस्टी, यानी कि इनका जो ओरिजिन था वो क्या था, लो ओरिजिन के राजा थे ये। ठीक है, नॉन आर्यंस थे वो, नॉन क्षत्रियन डायनेस्टी। द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी महापद्मानंद। ठीक है, पहले कौन थे? महापद्मानंद, जिन्होंने किसकी हत्या की थी, कालाशोक की। शिशुनाग वंश के जो कालाशोक है इनकी हत्या इन्होंने की थी महापद्मानंद ने, और क्या किया था, इन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी। तो यह है महापद्मानंद जिन्होंने कालाशोक को मारा था और उसके बाद मगध का सिंहासन अपने हाथ में लिया था। ठीक है, इनको डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियस भी कहा जाता है। महापद्मानंद को डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियस इनको कहा जाता है। ठीक है, और ये नॉन क्षत्रिय थे। तो हम देखते हैं इसके बारे में। ही इज कॉल्ड एज द फर्स्ट एम्पेरियर, हिस्टोरिकल एम्पेरियर ऑफ इंडिया। इनको हम क्या सकते हैं, फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्पेरियर ऑफ इंडिया, क्योंकि
इन्होंने अखंड भारत का निर्माण इन्होंने किया था, यानी कि जो एकजुट भारत को सबसे पहले बनाया था सभी राज्यों को मिलाकर, तो ये थे महापद्मानंद, इन्होंने बनाया था। ठीक है। और इन्होंने कालाशोक की हत्या की थी। और फिर वो राजा बन गए थे। इनका ओरिजिन क्लियर नहीं है। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वो किससे पैदा हुए थे, शूद्र वुमन से, वो शूद्र थे। फिर कुछ जैन टेक्स्ट है इससे पता चलता है, या फिर जो ग्रीक राइटर है कुर्शियस, उनके अगर स्टडी से हमको पता चलता है कि ये कौन थे, बार्बर। ठीक है, यानी कि नाई की संतान है, ऐसा माना जाता है। लेकिन इनका जो लाइफ स्पैन है 367 टू 338 BC तक था। इनको सर्व क्षत्रियंत का भी कहा जाता है। सर्व क्षत्रियंत का यानी कि क्या होता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल दी क्षत्रिय। इनको सर्व क्षत्रियंत का कहा जाता है, या फिर डिस्ट्रॉयर ऑफ दी ऑल क्षत्रिय, या फिर इनको एक कार्ड भी कहा जाता है। महापद्मानंद को एक कार्ड भी कहा जाता है। द एम्पायर ग्रो अंडर हिज रीजन, बहुत मगध साम्राज्य इनके अंडर बढ़ा था। रन फ्रॉम कुरु कंट्री टू नॉर्थ गोदावरी वैली इन साउथ एंड फ्रॉम मगध टू नर्मदा ऑन द वेस्ट। इस तरह क्या हुआ था, मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ था। और इन्होंने बहुत सारे राजाओं को हराया था, मारा था। और इन्होंने कलिंग के साथ भी क्या किया था, युद्ध किया था। ठीक है, इसी वजह से इनको सर्व क्षत्रियंतका यानी कि डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रिय कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट किंग आते हैं धनानंद, जो इनके बेटे महापद्मानंद के बेटे हैं धनानंद। तो धनानंद के बारे में अगर हम देखते हैं, इनको रास रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी भी कहा जाता है, यानी कि जो मेजर रूलर थे नंद डायनेस्टी के वो धनानंद थे। ठीक है, तो ये है लास्ट नंद रूलर थे। इनके बाद इनको जो ग्रीक टेक्स्ट है यानी कि जो ग्रीक इतिहास है, इसमें घनानंद को अग्रमीज और झैंड्रमीज कहा गया है। ठीक है, जो ग्रीक इतिहासकार है इन्होंने इनको अग्रमीज और झैंड्रमीज कहा है उनके पुस्तकों में। ठीक है, तो अलेक्जेंडर जब नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे वो आ गए थे आक्रमण करने के लिए, लेकिन वो वहाँ पे रुक गए थे, वो आगे नहीं आ गए थे, वो गंगेटिक वैली तक ही थे, रीजन्स तक, क्योंकि उनको उनकी जो आर्मी थी उन्होंने रिफ्यूज़ किया था। इसी वजह से वो भारत पे आक्रमण करने के लिए आगे नहीं आ गए थे। ठीक है, और ये जो महापद्मानंद है बहुत शक्तिशाली राजा थे, ह्यूज एम्पायर था इनका। इनके पास स्टैंडिंग आर्मी लगभग 2 लाख की स्टैंडिंग आर्मी थी। इन्फंट्री यानी कि जो घोड़े के ऊपर जो सैनिक रहते हैं वो 20,000 थे। इनके पास 3,000 एलिफेंट यानी हाथी थे, 2,000 रथ वाले सैनिक थे। इस तरह बहुत बड़ी ह्यूज आर्मी थी और सर्वशक्तिशाली ये राजा थे। और ये भी एक भारत के पावरफुल यानी कि मगध के पावरफुल शासक थे। ऐसा कहा जाता है कि ये जो है महापद्मानंद के 8वें या फिर घनानंद है 8वें और 9वें पुत्र थे महापद्मानंद के। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं ही बिकेम अनपॉपुलर विथ हिज सब्जेक्ट ओविंग टू एन एग्रेसिव वे ऑफ एक्सॉर्टिंग टैक्सेस, यानी कि इनकी जो टैक्स यानी कि जो कर लेने की प्रथा थी, राजस्व लेने की प्रथा थी, वो बहुत एक्सॉर्टिंग पद्धति की थी। इस वजह से वो जनता में बहुत जनता का रोष उनको स्वीकारना पड़ा। प्रजा में इतनी ज़्यादा प्रसिद्धता नहीं थी। इनकी जो शूद्र ओरिजिन थी या फिर जो एंटी क्षत्रियन पॉलिसी थी, इसी वजह से भी इनके बहुत सारे शत्रु थे। तो ये शूद्र ओरिजिन के राजा थे और इन्होंने बहुत जो क्षत्रिय लोग थे इनके खिलाफ बहुत सारा बुरा बर्ताव, या फिर जो नॉन आर्यन लोग थे इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव ये करते थे। इसकी वजह से समाज में इनके बहुत सारे शत्रु बढ़ गए थे। ठीक है, इनिशियली ही वॉज ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से इनको गद्दी से हटाया दिया था। और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य में मौर्य एम्पायर यानी मौर्य वंश की स्थापना मगध में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं मौर्य डायनेस्टी, यानी कि जो मोस्ट पॉपुलर जो भारत का जो वो राजवंश है या फिर जो साम्राज्य है वो मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो हम देख सकते हैं इस तरह पूरा ये जो प्रदेश है वो मौर्य साम्राज्य में आता था। इन
250 BC में। ठीक है, तो ये पूरा भारतवर्ष या फिर जिसको अखंड भारत कहा जाता है। हम देख सकते हैं ये पूरा ब्लू जो रीजन है, ये पूरा रीजन मौर्य साम्राज्य में आता था। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी, ये कुछ रीजन है, ये है मौर्य डायनेस्टी या फिर ट्रिब्यूटरीज है। इसके बाद कैपिटल सिटी थी, अदर सिटीज, फिर कुछ अशोक के स्तंभ है, वो है, बुद्धिस्ट साइट्स है, इसके भी बारे में मैप में दे दिया है। ठीक है, इस तरह अशोक के कुछ स्तंभ है जो उन्होंने बांधे थे, वो हम देखते फिर मौर्यन एम्पायर रूलर्स। ठीक है, तो मौर्य वंश के जो रूलर्स है या फिर जो मेजर किंग्स है, इसमें तीन आते हैं। एक तो आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो संस्थापक थे, इसके बाद बिंदुसार और उसके बाद सम्राट अशोक। ये जो तीन किंग है मौर्य वंश के, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, पावरफुल, लोकप्रिय जो रूलर्स थे, ये तीन है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का लाइफ स्पैन है 322 BC टू 298 BC। बिंदुसार का जो ईरा था वो 297 टू 272 BC, और सम्राट अशोक का जो ईरा है वो 268 BC टू 232 BC तक का है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं डिटेल में एक एक के बारे में। सबसे पहले देखते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जो संस्थापक थे मौर्य वंश के। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो ओरिजिन है, इसमें भी बहुत डाउट्स है, इतिहास में एक ये मिस्ट्री है। तो ग्रीक सोर्स के अनुसार क्या कहा गया है कि वो एक कौन थे, किसकी संतान थे, हिंदू वुमेन की, या फिर जो एक बुद्धिस्ट वुमेन की क्या थी, वो संतान थे। इनकी माता कौन थी, बुद्धिस्ट थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, या फिर उनकी जो माता थी बॉर्न बाय ए शूद्र वुमन, ऐसा भी माना जाता है कि वो एक शूद्र इनकी माता थी, उनका ओरिजिन लो था। ठीक है, और इनके पिता जो थे वो एक युद्ध में मारे गए थे, फिर इनकी माता ने इनका संगोपन किया, और एक बार चाणक्य ने इनको देखा था, फिर उन्होंने इनको क्या किया था, ट्रेन किया था धनानंद को हराने के लिए और मौर्य साम्राज्य को जीतने के लिए। ठीक है, तो ये चाणक्य थे, इनके टीचर थे। ठीक है, इन्होंने चाणक्य नीति ये ग्रंथ लिखा था। इसके अलावा उन्होंने अर्थशास्त्र जो है वो ग्रंथ लिखा है भारत में। ठीक है, तो हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर थे चाणक्य, वॉज ऑल्सो हिज चीफ मिनिस्टर। जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे तो एक उनके चीफ मिनिस्टर भी थे, और वो टीचर और स्कॉलर थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी, भारत में जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी वहाँ के वो स्टूडेंट भी थे और टीचर भी थे। इनको विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहा जाता है। इसके अलावा वो चंद्रगुप्त के या फिर जो बिंदुसार है उसके कोर्ट में मंत्री भी थे। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें चंद्रगुप्त को सिखाई थी, मास्टर स्ट्रेटेजीज। ठीक है, नंदा डायनेस्टी को उन्होंने विनाश करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत सारी तकनीकियाँ बताई थी, और इन्हीं की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, घनानंद को हराया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। देखते हैं हम नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं उनके पुत्र बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार, तो ये कौन थे, बिंदुसार सन ऑफ, बिंदुसार है ये कौन थे, सन ऑफ चंद्रगुप्त के पुत्र थे बिंदुसार। ठीक है, सन ऑफ चंद्रगुप्त। इनका जो रूल फ्रॉम कब तक इन्होंने राज्य किया था, 297 BC टू 273 BC। इनको और किस नाम से जाना जाता है, बिंदुसार को अमित्र घाट भी कहा जाता है। ठीक है, अमित्रो घाट या फिर अमित्रोचेट्स भी इनको कहा जाता है। जो ग्रीक इतिहास के हमको स्रोत मिलते हैं इसमें इनको अमित्रोचेट्स या फिर अमित्र घाट भी कहा जाता है। अमित्र घाट यानी स्लेयर ऑफ फोर्स। ठीक है, समझ में आ गया। फिर डायमिचस, ये जो है डायमिचस, ये इनके दरबार में ग्रीक एम्बेसडर भी था, इनके कोर्ट में ग्रीक एम्बेसडर था। ठीक है, इन्होंने अपने जो सन है अशोक, इसको गवर्नर अपॉइंटमेंट किया था। कहाँ का गवर्नमेंट अपॉइंट किया था, इन्होंने उज्जैन का गवर्नर अपॉइंट किया था। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी, इसमें मगध जो रूलर्स रहते हैं, किंग, अपने बेटे जो रहते हैं यानी कि प्रिंस, इन्हीं को वो क्या करते थे, एज अ गवर्नर हर एक राज्य का अपॉइंट करते थे और उनके द्वारा वो राज्य चलाते थे। ठीक है, तो बिंदुसार बिलीव किस में बिलीव करते थे, उनको मौर्य साम्राज्य क्या करना था, एक्सपांड करना था, और उन्होंने मैसूर तक क्या किया था, मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। तो
बिंदुसार के बाद आते हैं सबसे प्रभावशाली राजा, वो है भारतवर्ष के सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक आते हैं, सबसे महान शक्तिशाली जो राजा है। ठीक है, तो मौर्य एम्पायर, बिंदुसार और सुभद्रांगी इनके पुत्र जो थे, ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अशोक है वो किसके पुत्र थे? बिंदुसार और सुभद्रांगी के पुत्र थे और ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, हिज अदर नेम, इनको देवनाम पीय भी कहा जाता है। संस्कृत जो लिटरेचर है इसमें इनका नाम देवनाम पीय भी लिखा जाता है, या फिर इनके जो कुछ स्तंभ है इसके ऊपर देवनाम पीय भी लिखा जाता है। देवनाम पीय का अर्थ होता है बिलव ऑफ द गॉड्स, यानी कि जो भगवान को प्यारा है, यानी कि भगवान जिसको प्यार करते हैं, इसको देवनाम पीय कहा जाता है। और दूसरा नाम उनको पियदसी भी कहा जाता है। क्या? पियदसी। इस दो नाम से उनको जाना जाता है अशोक को। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंडियन एम्पायर थे। इनका जन्म 304 BC में हुआ था। ठीक है, ये इनका लाइफ स्पैन था जब तक इन्होंने क्या किया था? राज्य किया था। इन्होंने बहुत सारे एडिक्ट बनाए थे। ठीक है, और इंक्लूडिंग प्रेजेंट डे नेपाल में भी है, पाकिस्तान में भी, ऐसे बहुत सारे इन्होंने क्या एडिक्ट बनाए थे और शांतिपूर्ण संदेश भी दिए थे बुद्ध धर्म को अपनाने के बाद। ठीक है, तक्षशिला और उज्जैन में इनको कैपिटल भी इन्होंने बनाया था। तो सम्राट अशोक ने सबसे पहले क्या किया था? बहुत सारे युद्ध किए थे, साम्राज्य विस्तार किया था, और कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग ये जो इनका जीवन का महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, इस युद्ध में बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था और इसी से वो क्या हुए थे? बहुत व्यतीत हो गए थे। और उन्होंने क्या किया था? युद्ध करना छोड़ दिया था और एक शांतिपूर्ण मार्ग अपनाया था, और इसी वजह से इन्होंने खुद को बुद्धिज़्म में बदला था, यानी कि कन्वर्जन टू बुद्धिज़्म, रिलीजन चेंज किया था और बुद्धिज़्म धर्म अपनाया था और समाज की सेवा करने के लिए उन्होंने आरंभ किया था। ठीक है, तो ये 365 BC में हुआ था। पर्सनली इन्होंने, अशोक ने युद्ध किया था कलिंग के साथ, तो बहुत सारे लोगों की हत्या करके इनको बहुत दुख हुआ था। फिर उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा था वॉर में। इसके बाद खूब डिस्टर्ब होने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब वायलेंस नहीं करेंगे और धर्मघोष शुरू करेंगे और पूर्ण जो जग है उसमें शांति का मार्ग बताएंगे। और इसी वजह से उन्होंने बहुत सारे स्तंभ एडिक्ट बनाए थे और बुद्ध धर्म का भारत में और भारत के बाहर प्रसार किया था। तो सोर्सेस हमको मिलते हैं अशोक के बारे में, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अशोक। तो टू मेन सोर्सेस हमको मिलते हैं, बुद्धिस्ट सोर्सेस और अशोका के एडिक्ट्स। तो बुद्धिस्ट ग्रंथ है, जो बुद्धिस्ट ग्रंथ है उसमें भी हमको अशोक की बहुत सारी माहिती मिलती है, और जो अशोका के एडिक्ट्स है उसमें भी मिलते हैं। या फिर जो ब्रिटिश इतिहासकार है प्रिंसेप, वो भी बहुत सारा हमको अशोक के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले उनका जो स्तंभ है, उसकी जो लैंग्वेज है उसको डिसिफर किया था अशोक ने। ठीक है, तो अशोकावदान ये संस्कृत में ग्रंथ है, इसमें भी बहुत हमको अशोक के बारे में मिलता है। अदरवाइज दीपवंश और महावंश, ये जो श्रीलंकन पाली इतिहास जो ग्रंथ है, इसमें भी दीपवंश और महावंश में भी हमको अशोक के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। मोस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट दी अशोका हमको मिलती है। ठीक है, तो इस तरह अशोक ने भी युद्ध बंद करके क्या किया था? धर्मघोष शुरू किया था और भारत में एक शांतिपूर्ण संदेश दिया था। ये अशोक की सम्राट अशोक है, इनकी क्या थी? राजमुद्रा थी सम्राट अशोक की, जो आज भी क्या मानी जाती है? भारत की राजमुद्रा जो है आज भी ऐसे ही मानी जाती है। ये इनका ब्रीद वाक्य था, सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य का हमेशा विजय होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने पूरे मगध डायनेस्टी के बारे में देखा, जो मेजर रूलर्स है इनके बारे में देखा। तो अगर कोई भी डाउट है आपको रिगार्डिंग इस लेक्चर के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको कुछ अगर समझ में नहीं आया तो मैं ज़रूर आपको सबका जवाब दे दूंगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबा दो, ताकि ये जो वीडियोस है वो आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। ठीक है, थैंक यू। Every single day, I'm gonna make